हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये हिंदी की क्लासेस हमारी चल रही हैं वो किसके लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019, ठीक है, यूपी एसआई के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, हाई कोर्ट आरओ के लिए और आपका यूपी पीसीएस प्री सी सेट के लिए ये हिंदी की क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनको ये सारे एग्ज़ाम देने हैं उन सभी के लिए ये हमारी क्लास बेनिफिशियल है, तो आप सभी इसे देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। पहले हम वर्णमाला फर्स्ट कर चुके हैं, इसके पहले हमारी वर्णमाला पे एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, ये सब कुछ देखा था। ठीक है, आज की क्लास में ये वर्णमाला की सेकंड क्लास है, इसमें हम उससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमने पिछली क्लास में ये जान लिया है कि स्वर क्या होता है, ठीक है, व्यंजन क्या होता है, ठीक है, और कौन से व्यंजन कहाँ से, मतलब कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से कहाँ से बोले जाते हैं, ये सब कुछ भी हमने देखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। पहले एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि व्यंजन होता क्या है। ठीक है, व्यंजन हम बता चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार और आप इसे देख लीजिए। ठीक है, व्यंजन जो होता है वो स्वर के सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे, अगर हम क की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क, अब हम इसे देखना चाहें कि कैसे ये स्वर की सहायता से लिखा या बोला जाता है, तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए ये क आपका आधा होता है प्लस अ, इसमें स्वर जुड़ जाता है तो ये जाके पूरा क बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका व्यंजन का निर्माण होता है स्वर की सहायता से। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजन के वर्ग, जी हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण है। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण को देखते हैं यहाँ पे। अब आप अल्प प्राण देखने से ही आपको लग जा रहा है, प्राण मतलब देखिए होता है श्वास वायु, ठीक है, और अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी श्वास वायु, जी हाँ। ठीक है, तो हम जब किसी व्यंजन के उच्चारण में थोड़ी श्वास वायु यानी कम श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि जिसे बोलने में हमें कम टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, अगर कम श्वास वायु या हवा जो भी समझिए मुख से निकलती है तो बोलने में टाइम भी तो कम ही लगेगा। जी हाँ, तो वो अल्प प्राण होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, उदाहरण देख के समझते हैं कि कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन होंगे। जी हाँ, ये जो हमने देखा है क च ट तप, कचट तप हमारा जो वर्ग है पूरा, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा अल्प प्राण होगा। ये जो आपका सारे वर्ग का समझ लीजिए, ठीक है, सारे वर्ग का आपका पहला, तीसरा और पांचवा, जी हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण में आएगा। आप बोल के देखिए, क, ठीक है, ग, अंग, हम बहुत जल्दी बोल ले रहे हैं, ठीक है, और कम श्वास वायु बाहर निकल रही है, इसको समझिए, ये बोलने से ही समझ में आएगा। क, ग, अंग। अगर उसी की जगह पे आप ख बोलिए, ख, घ, तो आप देख रहे हैं मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और ज़्यादा श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो हर वर्ग का, जैसे हमने क, ग, अंग हुआ, अब इसमें आपका च वर्ग का च हो जाएगा, ज हो जाएगा और अंग मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ड है यानी व्यंजन है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। उसी तरह से इसमें ट है, ड है, ड़ है, यहाँ पे त, द, न और यहाँ पे प, ब और म, ये सारे आपके क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाप्राण क्या होता है, जी हाँ, इसका जस्ट अपोजिट महाप्राण। यहाँ पर भी प्राण का मतलब श्वास वायु से हो गया और महा मतलब एक तरह से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जिसको बोलने में ज़्यादा श्वास वायु हमारे मुख से निकले, जी हाँ, और जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम भी लगे। ठीक है, और एक चीज़ इसके साथ और जुड़ी होती है कि इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें लास्ट में ह का साउंड मिलता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, ये जो आपके बचे हुए हैं हर वर्ग का
दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ठीक है। इसमें क्या है, ख आप बोल के देखिए, ख, घ, ज्यादा समय लग रहा है और ज्यादा मतलब हवा हमारे मुख से बाहर निकल रही है। और एक चीज आप देखिए, जब ख या घ या आपका छ झ आप बोलते हैं, ठीक है, तो आपको लास्ट में ह का साउंड मिलता है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से एग्जाम्पल लिख भी देते हैं, आपका क हो गया, ठीक है, ग हो गया और अंग हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, ख, घ, आपका छ और झ, ठीक है, हो गया महाप्राण हो गया आपका और अल्पप्राण हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पे कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। अब सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे कंठ के निचले हिस्से की स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या गूंज उत्पन्न होती है, वो हमारे सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो आप अगर देखिए, ग घ अंग, हर वर्ग का लास्ट का जो तीनों है, ग यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, ग घ अंग, ठीक है, आप बोलेंगे तो आपको क्या लगे, कंपन सी महसूस होगी। वहीं अगर आप क ख बोलिए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर वर्ग का जो लास्ट का तीनों है, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, वो सारे यहाँ तक के प वर्ग के, वो सारे किस में आ जाएंगे आपके, जी हाँ, सघोष में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका य, र, ल, व ये भी आएगा, ह भी आपका आता है, ठीक है, ये चारों भी इसी में आएगा, ह भी आएगा, ह बोलते समय भी गूंज होती है। और इसके साथ साथ आपके जो सारे स्वर हैं, वो सारे स्वर आपके सघोष होते हैं, ठीक है। तो सघोष को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब अघोष देखते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसका अपोजिट है, जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वे हमारे हो जाते हैं अघोष के। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या था। जैसे हमने लास्ट के तीनों लिए थे सघोष में, तो जो हमारा पहला दोनों है, प्रथम और द्वितीय, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका व्यंजन है, वो आ जाएगा हमारे अघोष में। देखिए, क बोल के देखिए, क ख, देख रहे हैं, कोई आपको गूंज या कंपन महसूस नहीं हो रही है। च छ ट ठ बोलिए, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे अघोष में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका जो ऊष्म व्यंजन होता है, स, स और ये वाला तीनों स, ये भी आपका अघोष में आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। सघोष का लिख लीजिए, ग घ अंग, और इसका अघोष का हो जाएगा क और ख, ठीक है। बाकी सब बता ही दिया है मैंने, जो भी होते हैं, ठीक है। एक बस समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब आते हैं हम, देखते हैं क्या है, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। नासिक के व्यंजन वो होते हैं कि जिस व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, श्वास का अधिकांश भाग मुख की तुलना में नाक से ज़्यादा निकले, ठीक है। मतलब जो नेजल साउंड क्रिएट करे, वही आपके नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपके जो हर वर्ग का जो लास्ट वाला है आपका, अंग, इय, ड़, न, म, ये सारे आपके क्या होते हैं, नासिक के होते हैं, ठीक है। ये जो पांचों हैं आपके, इन्हीं को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखा हमने नासिक के, ये मतलब जिसका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो ज़्यादा मुख से ना निकल के ज़्यादा किससे निकलती है, नाक से निकलती है। जो नेजल साउंड क्रिएट करते हैं वही आपके नासिक व्यंजन होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन वो होता है कि जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय, ठीक है, हमारा जो श्वास वायु जो है वो जीभ के अवरोध के कारण बगल से निकल जाती है, दोनों साइड से वायु बाहर निकल जाती है, वो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। इसमें एक ही है आपका, वो है ल, ठीक है, ल। जब आप ल बोलेंगे, ल, तो आपको क्या लगता है कि दोनों बगल से आपके क्या हो रहा है, साइड से वायु बाहर निकल रही है, ठीक है। यही आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होता है। जी हाँ, लुंठित व्यंजन
तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जो जीभ का हमारा अग्रभाग है वो वायु का रगड़ खाकर क्या होता है, कांपने लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन होता है। इसको हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आपका आता है र, ठीक है। आप र बोल के देखिए, जब आप र बोलते हैं र, तो आपको क्या लगता है, जैसे जीभ क्या होती है, एकदम कांपने जैसे लगता है, थोड़ी कांपने लगी या टेढ़ी सी हो गई, र, ठीक है। तो यही आपका हो जाता है लुंठित व्यंजन, ठीक है। तो हमने आपका अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष, नासिक, पार्श्विक और लुंठित यहाँ पे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अनुस्वार और अनुनासिक पे। इन दोनों के बारे में एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर की सहायता से ये बोले जाते हैं और व्यंजन इसे इसलिए ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं। व्यंजन में क्या होता है कि वो स्वर से पहले आता है, लेकिन ये अनुस्वार अनुनासिक स्वर के बाद आते हैं, इसलिए ये उसमें व्यंजन में भी ट्रीट नहीं किए जाते, ठीक है। तो अनुस्वार क्या होता है आपका, वही होता है अनुस्वार, मतलब जिसकी ध्वनि क्या होती है, नाक से निकलती है, वही आपका अनुस्वार होता है। और अनुनासिक क्या होता है, जब जो ध्वनि है आपकी मुख और नाक दोनों से साथ साथ निकलती है, वो आपका अनुनासिक हो जाता है। अनुस्वार आपका ये होता है, देखिए अंग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अंगद हो गया, ठीक है, अंगद हो गया, ये अंग की मात्रा जो है, तो देखिए जब यहाँ पे स्वर आ जाता है उसके बाद ये मात्रा आपकी अनुस्वार की लगती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे व्यंजन भी ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वर की सहायता से ही बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, ठीक है। अब अनुनासिक क्या होता है उसे मैंने बता दिया, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जो चंद्र बिंदु वाले आपके होते हैं, ठीक है, वही अनुनासिक होते हैं। अक्सर अनुस्वार और अनुनासिक में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो बिंदी वाला होता है वो अनुस्वार होता है और जो चंद्र बिंदु वाला होता है वो अनुनासिक होता है। उसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय इसका वायु जो होती है वो मुख से और नाक से दोनों से एक साथ निकलती है, ठीक है। तो ये अंग हो गया आपका चंद्र बिंदु वाला। देखिए चंद्र बिंदु कोई स्वतंत्र वर्ड नहीं होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ अनुनासिक के साथ लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा विसर्ग, ठीक है। विसर्ग का भी क्या होता है, जब उच्चारण करते हैं विसर्ग का तो उसकी भी साउंड हमारी नाक से आती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मनः कामना हो जाएगा, ठीक है, मनः कामना, ठीक है। दुख हो गया आपका, ठीक है, आप देखेंगे ये वाला अह, यही आपका विसर्ग होता है, ठीक है। जैसे आपका मनः कामना हो गया, दुख हो गया, ठीक है। अब पंचमाक्षर जो है आपका, ठीक है, पंचमाक्षर पहले भी बता चुके हैं, ये जो आपके नासिक के वाले हैं सारे लास्ट के पांचों, इन्हीं को ही पंचमाक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा ये वर्णमाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज, ठीक है। हमने अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है ये देखा, सघोष देखा आपका, अघोष देखा, नासिक व्यंजन, पार्श्विक क्या होते हैं, लुंठित, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और पंचमाक्षर, ये सारे हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। अल्पप्राण में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपका पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, उसके बाद आपका य लव भी उसमें आ जाता है, ठीक है। और महाप्राण में आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण में है, उसके साथ साथ आपका तीनों स और ह ये भी आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली है। तो वर्णमाला की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। हमने पहली और दूसरी क्लास में जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताया है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें तो आप और भी किसी अच्छी बुक से इसे स्टडी कर सकते हैं। बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं हमारे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।